बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसको अगर हम नंबरिंग के अंदर कन्वर्ट कर लें तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इकॉनमी है, और इकॉनमी का जो डायरेक्ट ताल्लुक बनता है वो हमारे क्लाइमेट चेंज के साथ भी बनता है। जैसा कि हमने 2022 में देखा कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सैलाब की जद में आया और उसकी वजह से हमें 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। पाकिस्तान उन मुल्कों में पाकिस्तान का शुमार होता है कि जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, और ये हर गुजरते साल के साथ साथ नुकसान हो रहा है। एक तो दुनिया की इसमें जिम्मेदारी क्या बनती है, इस हवाले से यकीनन आज की इस पहले मौजू में हम बात करेंगे। आज वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा स्विट्ज़रलैंड के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे हैं। उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई है। नथिया गली में एक जो है मुफाहमती यादाश्त की एक तकरीब मुनक़िद की गई और वहाँ पर वज़ीर आज़म ने खिताब भी किया। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में दुनिया को एक मरतबा फिर जगाने की कोशिश की कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, इसमें हमारा कसूर नहीं है। इसमें जो कुछ पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, पाकिस्तान इसके अंदर अफेक्टी है, पाकिस्तान इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं है। साथ ही वज़ीर आज़म ने अपने पड़ोसी मुल्क, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, उसके हवाले से बात की कि पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान अपने वसाइल अपने लोगों पर खर्च करना चाहता है ताकि यहाँ पे तरक्की आए। इसी सोच को रिफ्लेक्ट करना चाहिए भारत की जानिब से भी, और मसला कश्मीर के हल किए बगैर जो है मामला हल नहीं हो सकता। 2016 आज ही के दिन जो है वो बुरहान मुजफ्फर वानी को शहीद कर दिया गया था। एक नौजवान जो मुजाहिद था, कश्मीर की इंडिजिनस मूवमेंट का एक इस्तारा था, और उस वक्त सितंबर में जब उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने जनरल असम्बली के इजलास से जब किया था तो उस वक्त भी उन्होंने बुरहान मुजफ्फर वानी का नाम लिया था, और आज मसला कश्मीर के हवाले से भी वज़ीर आज़म ने बात की है। तो आज अपने मुअज़्ज़िज़ जो पैनलिस्ट हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हम दुनिया से जो यकीनन डिमांड करते हैं कि दुनिया हमारा साथ दे, उसके लिए हम खुद कितने तैयार होते हैं। हमें पता है हर साल सैलाब आने हैं, हमें पता है कि कुदरती आफात से हमें निमटना है, हमारी तैयारी कितनी है। इसमें अगर 1992 का सैलाब हो, 2005 का ज़लज़ला हो, 2010 का सैलाब हो, 2016 का सैलाब हो, 2022 का सैलाब हो, हम क्यों हमेशा ये कहते हैं कि हमारी तैयारी उस हवाले से उतनी नहीं थी। हमने NDMA बना लिया, एरा बना लिया, मुख्तलिफ इदारे बना लिए, लेकिन तैयारी उतनी नज़र नहीं आती। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। जनाब, आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने। स्टूडियोज़ में हमारा साथ दे रहे हैं डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब। शरीला अमार साहबा ने हमें स्काइप के जरिए ज्वाइन किया है। आगा इकरार हारून साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया, और लाहौर स्टूडियो से हमारा साथ देंगे सज्जाद अनवर साहब। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सर पहला सवाल आपसे होगा। पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड में मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत, मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात से निमटने के लिए हमारी अपनी कितनी तैयारी है? मुख्तसर जवाब तो ये है कि हमारी तैयारी बहुत कम है या न होने के बराबर है, और उसकी जो वजह है वो ये है कि अगर आप अपने बजट पे नज़र डालें तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आप इस हकीकत को देखें कि हम 23वीं बार IMF के पास गए हैं, और इस दफ़ा भी एक प्रोग्राम जो है वो मुंजमद हुआ, और अभी एक 9 महीने का एक आर्जी स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है, तो ये बताता है कि जब आपके पास वसाइल नहीं होंगे तो फिर आप क्या करेंगे। पाकिस्तान हमारे ख़िते में उन ममालिक में शामिल है जिसके जो तालीम पर जो अखराजात हैं वो कम से कम है, 1.7% GDP का हम तालीम पर खर्च करते हैं जी। तो जाहिर है जो हालात हैं उसमें हमारी तैयारी नहीं है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे ख्याल में सिविल सोसाइटी में भी और लोगों में भी ये शऊर आ रहा है कि हम अपने तौर पर जो कुछ कर सकते हैं, बावजूद इस बात के कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में है जो कि मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, और इन मौसमियाती जो तग़य्युर है, जो बर्बादी है, उसमें हमारा जो हिस्सा है वो बहुत कम है, जो कार्बन इमिशन है ग्लोबल। लेकिन उसके बावजूद मेरे ख़्याल में ये हकीकत कि आज स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा के साथ एक MOU हुआ, दुनिया भर में इस पर गुफ्तगू हो रही है, और जो COP27 हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने एक अहम किरदार अदा किया था, तो मेरा ख़्याल ये है कि एक एहसास बदल रहा है, तब्दील हो रहा है,
और हम उस तरफ जाएंगे। हमारे जो वसाइल हैं वो काफ़ी हैं, अगर हम उनको सही तरह से इस्तेमाल करें तो हम ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उनका मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है शर्मिला अम्मार साहिबा, हमें हर साल मालूम होता है कि हमें किसी न किसी कैटास्ट्रॉफी का सामना करना पड़ सकता है। कहीं फॉल्ट लाइंस का मामला होता है, कहीं सैलाब का मामला होता है, कहीं ग्लेशियर्स के तेज़ी के साथ पिघलने का मामला होता है, कहीं पे लैंड स्लाइडिंग के इश्यूज होते हैं। अब क्या वजह है कि हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच अभी तक क्यों नहीं हम बना सके? एनडीएम में हमारे पास इदारे मौजूद हैं, इदारों के अंदर सलाहियत नहीं है, स्किल्स का फुकदान है, या वो विल पावर नहीं है कि हम काम कर सकें? यासिर, इसमें यह है कि विल पावर नहीं है कि हम वो काम कर सकें। एक तो ये कि हम दुनिया को ब्लेम तो कर रहे हैं, जाहिर है उनका भी हिस्सा है। पाकिस्तान के अंदर जो मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं और उसकी वजह से जो पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल दुनिया को भी ब्लेम नहीं कर सकते। कुछ हमें अपने आप को भी देखना होगा और अपनी आदत को, अपनी हरकत को भी देखना होगा कि हम अपने यहाँ पे अपने मौसमियात लोग क्या कर रहे हैं माहौल के साथ। जो यादाश्त जो आज साइन किए, लाहौर में देखें 8 से 9 बंदे शहीद हो गए। आप कि स्विट्जरलैंड के जो वजीर थे वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में बड़े बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं, उन मनाजिर के साथ हम क्या कर रहे हैं? वहां पे जब हम जाते हैं तो कितनी आलूदगी फैलाते हैं। वहां की जो नदी नाले झीलें हैं उनको हम किस तरह से गंदा कर देते हैं। जो हमारे यहाँ पे जंगलात का कितना पहले हिस्सा था, अब कितने जंगलात हमारे मुल्क के अंदर रह गए हैं। उनको काट काट के जो मशरूम्स की तरह हाउसिंग सोसाइटियां उग रही हैं जगह जगह पे, उनकी रोकथाम के लिए हम क्या कर रहे हैं? उनको जो एनओसी है ये इंतजामिया ही देती है ना। इंतजामिया क्यों नहीं चेक रखती कि वहां पे नाकासी आपका क्या सिस्टम है, वो किस जगह के ऊपर बन रही है? जो काबिल काश्त आपकी जमीन है उनको काट काट के आप ये सोसाइटियां बना रहे हैं। दरियाओं के किनारे आप जो है आबादियां अपनी जो है बसा रहे हैं। तो फिर जाहिर है जब वो दरिया ने बहना है तो उसने अपना रास्ता बनाना है। जब आप उस दरियाओं के अंदर होटल बनाएंगे तो फिर उस दरिया ने जब वहां से गुजरना है सैलाब के जरिए तो उसने गिरना है। लाहौर के अंदर हम सुनते रहे थे जी, बुजदार हुकूमत के अंदर बड़े बड़े आबी जहायर बना दिए गए ज़र ज़मीन। वो कहाँ गए आबी जहायर? जी, वसीम अकरम प्लस के वो आबी जहायर कहाँ पे गायब हो गए? कि साथ खुश लिफाफे में डाल के ले गए वो सारे आबी जहायर के। वहां पे पानी का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। हर दफा पता होता है कि किस जगह पे सैलाब आना है। बारिश की वजह से आबी जखायर देखे ना कैसे बन गए, गलियां आबी जखायर बन गई, सारा कुछ बन, स्टेडियम्स बन गए आबी जखायर। तैरते फिर रहे हैं ना अब सारे। वो अच्छी बात है कि स्विमिंग करें, सब स्विमिंग सीख लेंगे लाहौर के लोग भी। तो जगह जगह आपको सारी जगह मार्क्स होती है कि कहाँ के ग्लेशियर पिघलने हैं, उन्होंने पिघल के नीचे कहाँ पे आके नदी नाले आपके बनाने हैं, किस जगह के अंदर जो है वो अर्बन फ्लडिंग का खतरा होगा। उससे पहले हम कोई कोशिश ही नहीं करते। कराची में चले अब इतनी अवेयरनेस आई कि उन्होंने बिल बोर्ड्स बड़े बड़े उतारने शुरू कर दिए बारिश से पहले, वरना पहले बारिश में वो भी जाके हादसा का सबब बनते थे। आप अपनी जो बिजली की जो सप्लाई लाइंस हैं, तारें, वो देखें कि कैसे होते। करंट लगने से लोग जो हमारे शहीद होते हैं, जगह जगह पे तारें जब आपकी बिखरी हुई होती हैं, वो लटक रही होती हैं, वो आपके ऊपर आके गिर रही होती हैं। हम अभी तक अपना इस सिस्टम को भी बेहतर नहीं कर सके कि हम इन तारों को अंडरग्राउंड कर दे ताकि जब बारिशें आए तो इससे ही हम लोगों को बचा सके। हमें पहले अपने गिरेबान में झांकना होगा कि हम खुद क्या कर रहे हैं अपने माहौल के साथ, फिर उसके बाद हम दुनिया को जाके ब्लेम करें, उनसे मदद मांगे। जाहिर है जो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे या यहाँ पे सयाह आएंगे उनको हम जब सहूलियात ही नहीं देंगे। टूरिज्म का कितना अच्छा सिलसिला जो शुमाली इलाका जा से हो सकता है, लेकिन जब हम उनको गंदा कर रहे हैं, उनको इतना आलूदा कर रहे हैं। अभी आप देखिए जब आप बात कर रही हैं इस वक्त भी जो मैक्सिमम रोड्स हैं वो ब्लॉक हो चुकी हुई हैं। वहाँ पे खबरें यही आ रही हैं जो टूरिस्ट हैं वो परेशान हैं, उनके लिए कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये तो सामने आ गई हैं बातें इस तरह। और जो गंदगी फैला के आते हैं हमारे लोग। ठीक है मैम, आपका पॉइंट आ गया। आपने क्योंकि स्विट्जरलैंड के हवाले से बात की जी, आपने स्विट्जरलैंड के हवाले से बात की, सयाहत के हवाले से बात की, तो कुछ फैक्ट्स हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं। जनाब, स्विट्जरलैंड की जो टोटल रकबा है ना जी, वो है 41,290 किलोमीटर का। आबादी कितनी है जी? सिर्फ 90 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। अब जरा इसकी इकॉनमी पे आ जाएं आप। 800 बिलियन डॉलर्स की इसकी इकॉनमी है जी। उसका जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है, यानी इलाका आप देखें 41,290 किलोमीटर, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर इसका टूरिज्म है। और टूरिज्म ने 2022 में टूरिज्म की इंडस्ट्री ने 5 अरब डॉलर्स इस स्विट्जरलैंड को दिए। 15 लाख लोगों ने यहाँ पे विजिट किया। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि इतना छोटा मुल्क है कि यूरोप में 21वें नंबर पे आता है। इतना छोटा मुल्क है कि ये आबादी के लिहाज से 9 मिलियन मैंने आपको बताया, लेकिन दुनिया के अंदर 136वें नंबर पे आता है। तो डॉक्टर साहब आपसे सवाल ये होगा
कि स्विट्जरलैंड से फिर हम क्या क्या सीख सकते हैं? $800 बिलियन का इनका जीडीपी है। जी श्रीला, आप कुछ कहना चाह रही हैं, प्लीज ऐड कीजिए। मैं ये कह रही थी कि स्विट्जरलैंड जो है उससे ज्यादा खूबसूरत मनाजिर हमारे शुमाली इलाका जात में, लेकिन वहां की और उनकी सफाई का हाल चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। मैं आपने जो आदादो शुमार बताए तो सरगोदा जो है वो डिवीजन जितना स्विट्जरलैंड एक मुल्क है, लेकिन जो हम ये कंपैरिजन करते हैं ये ज़रा दुरुस्त नहीं होते। उसमें चेरी पिकिंग होती है कि स्विट्ज़रलैंड की फॉरेन पॉलिसी जो है न्यूट्रलिटी पे बेस करती है। वो उसके यूरोप में वाक़ होने के बावजूद पहली और दूसरी जंग अजीम में वो न्यूट्रलिटी पे रहे। इसके बावजूद वहाँ दुनिया में अगर कहीं जंग होती है तो रेड क्रॉस जो अमन का झंडा लेके स्विट्ज़रलैंड जाता। दूसरा ये कि रियासत और मईशत की सिमत मुख्तलिफ है। तो अगर हम एक तो हमारे बारे टूरिज़म के हवाले से 2-3 मिथ्स हैं। एक मिथ ये है कि हम यहाँ ऐसा माहौल बनाएं कि फॉरेनर्स आएँ, तो उसके लिए हमें वो कुछ करना पड़ेगा कि जो दूसरे ममालिक उसको अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। टर्की की एग्जांपल है कि वहाँ 4 मिलियन टूरिस्ट जाते हैं और वहाँ कल्चरल डिप्लोमेसी है, वहाँ रूल ऑफ लॉ है, वहाँ मॉरल पॉलिसिंग नहीं। इस वक्त सऊदी अरेबिया में टूरिज़म रिलीजियस या दूसरा कैसे बढ़ा है? मोहम्मद बिन सलमान ने ये कहा है कि मॉरल पॉलिसिंग के साथ टूरिज़म नहीं हो सकता, शहरी आज़ादियाँ देनी होंगी। ख़वातीन को ड्राइविंग के लाइसेंस की सहूलत दी गई है, नामहरम के साथ हज उम्रा कर सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसी रियासत रखेंगे कि जिसके अंदर चंद हज़ार लोग किसी एक चौक को पर धरना दे के रियासत को ब्लैकमेल करेंगे, अगर आप यहाँ तो अब हमारे अपने मुल्क के अंदर 6-7 करोड़ की जो मिडिल क्लास है छुट्टियाँ हैं बच्चों को, और वो टूरिज़म के लिए जाना चाहते हैं और रोज़ाना 5-10 हज़ार रुपये स्पेंड भी कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब अभी हमारी कुलीग आई हैं, वो कह रही हैं कि जी हमें 10 घंटे इंतज़ार करना पड़ा है जो है वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने तक, यानी इंतजामात ही नहीं थे। एक तो नाकाफ़ी है ना जगह। हम एक मरी के अलावा आप देखें कि इस जगह सोन्स केसर वैली हम डेवलप कर सकते थे खुशाब के अंदर, हम यहाँ कलर कार के इर्द गिर्द डेवलप कर सकते थे, हम मानसेरा के अंदर डेवलप कर सकते थे। और ये एक ऐसा सेक्टर है, मैं ये कहूँगा कि इसमें अफवाज पाकिस्तान को आना चाहिए, जिस तरह वो एग्रीकल्चर में कर रहे हैं। उनके पास बेहतरीन सियाती मकामात पे जगह भी है, सिक्योरिटी भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी है, और वो रिजॉर्ट्स भी बना सकते हैं। एक शख्सियत जो पाकिस्तान में जिसे मैं क्रेडिट देना चाहूँगा वो सर आगा खान की फैमिली है। आप देखें कि उन्होंने दूर दराज इलाकों में भी वर्ल्ड क्लास रिजॉर्ट्स बनाए, वहाँ पर टूरिज़म बनाए, गिलगित में और जगहों पे ऐसी सवात में। तो हमें ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट और ऐसी जगह जहाँ टूरिस्ट पुलिस हो और वो सहूलियात हों और रियासत की सिमत जो है वो दुरुस्त हो। जब तक माशरा जनरल ज़िया-उल-हक के दौर से आगे नहीं निकल सकेगा, जहाँ नाके पे जो है वो मुँह सूंघे जाएंगे, निकाहनामे तलब किए जाएंगे। टूरिस्ट को फ़ौरन आप यहाँ ला रहे हैं, शाम को उनको 2 कढ़ाइयों के अलावा हमारे पास ऑप्शन ही नहीं। तो कल्चरल डिप्लोमेसी चाहिए, हमें प्लूरलिज्म चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग स्टेट चाहिए, हमें रियासत की दुरुस्त सिमत चाहिए। हम जो इमेजेस दुनिया को दे रहे हैं उसमें सच्ची बात आज मुझे ये करने दें कि पाकिस्तान का ख़तरनाक मुल्कों में शुमार होता है, जबकि हमारे पास कॉन्फ्रेंसेस में जो फॉरेनर्स आते हैं वो कहते हैं हमें पूरी फैमिली कह रही होती है पाकिस्तान ना जाएं। हम वापस जाके बताएंगे कि हमें लोगों से प्यार मिला है, हमसे लोगों ने पैसे नहीं लिए, घरों में इनवाइट किया, ये अमेरिका से यूरोप से ज़्यादा महफूज मुल्क है। तो हमने दुनिया को क्यों वो इमेज नहीं दिया जो पाकिस्तान का असल? इसके लिए मैं और आप जिम्मेदार हैं, मीडिया भी जिम्मेदार है। आपने बात की कि इमेज नहीं दिया, मैं आगा साहब आपको इसमें इन्वॉल्व करता हूँ। सर जी ये बताएं, हमारा मीडिया इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में लगा होता है, और एक चैनल को यकीनन हम क्रेडिट देंगे, अपने स्टेट मीडिया से हटके हमारे प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, डिस्कवरी पाकिस्तान जो है वो ये काम कर रहे हैं। कितना ज़रूरी है हमारा मीडिया जो है जिस भीड़ चाल के अंदर है इससे निकल के एक पाकिस्तान का इमेज दुनिया के अंदर पोर्ट्रे करे और उसको इंटरनेशनल मीडिया के साथ कनेक्ट करे। और दूसरा कुदरती आफात के हवाले से आप ज़रा बताइएगा कि इंटरनेशनल दुनिया की कितनी जिम्मेदारी है। मेरी बात का बुरा ना बनाइएगा, बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है इंटरनेशनल दुनिया की। ठीक, फिगर सुन लीजिए, पाकिस्तान में जो फॉरेस्ट का कवर है वो सिर्फ 4.8% रह गए, सिर्फ 4.8%। तो बिलियन ट्री सुनामी का क्या हुआ? इंडिया में वो 21.5% है, नेपाल में वो 41.8% है, आप 4.8 पे है। ये है फिगर, अगर आप रियलिटी में जाएंगे तो ये 4 भी नहीं रहा होगा। किसको आप अपना भाग यानी कि
यूरोप से और अमेरिका से आकर लोग दरख्त काट के बेचते हैं। मुझे बताइए ना, हमने एक कसम खाई हुई है, हर चीज हम अगले पे डाल देते हैं। हम क्या है, इतनी अच्छी बातें की हैं शीना साहिबा ने और अपने मलक साहब ने कि मैं मजीद उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन दो बातें मैं जरूर करना चाहता हूं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट आपने अभी कहा है ना कि मीडिया को चाहिए प्रमोट करे, यही गलत है। टूरिज्म का बेसिक प्रिंसिपल यह है कि फर्स्ट यू मेक योर हाउस इन ऑर्डर, देन यू सेल योर ब्रांड। यहां पे आपको याद होगा कुबराट वैली के ऊपर हर बंदा कुबराट वैली जाना शुरू हो गया, याद है आपको? वो एक फेज आया था, 500 रुपए वहां पे पराठा मिलता था। 500 का पराठा जी, अच्छा। एक पराठा, क्योंकि कैपेसिटी नहीं थी। आपने एक वे अपना कुछ वीलॉगर्स को आपने, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं कौन पीछे था, किसकी जमीनें थी, किसने खरीदी थी, छोड़ दे इस बात को। हर जगह एक ही बात होती कुबराट वैली की। नुकसान ये हुआ वहां फैमिली फंस गई, आपको हेलीकॉप्टर भेज के फैमिली को निकलवाना पड़ा। भाई टूरिज्म, खुदा के वास्ते टूरिज्म को प्रमोट तब तक ना करे जब उस इलाके की कैपेसिटी नहीं है उसको कैटर करने के लिए। कमरे होते हैं आपके पास। अच्छा, मैं आपको फिगर बताऊं, हैरान हो जाएंगे, और मैं कहता हूं कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं इस बात की। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 17,000 कमरा है जो कि आप कह सकते हैं सो कॉल्ड 5 स्टैंडर्ड, अपना 5 स्टार है। सिर्फ 17,000। क्या बात कर रहे हैं यार आप, किस टूरिज्म की बात कर रहे हैं आप? और एक कमरे का रेट आपका चला गया कि डॉलर्स में अगर आप देखते हैं ना, 160 से 210 डॉलर। दुनिया में स्विट्जरलैंड में जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं, वहां पे 85 डॉलर से नीचे आपको 5 स्टार का होटल का कमरा मिलता है। मैं नेपाल की बात कर ले, टोटल 110 डॉलर मैक्सिमम 5 स्टार। आप 160 180 डॉलर का पर रूम 5 स्टार का दे रहे हैं। अब आ जाए आप 3 स्टार पे आ जाए। पूरे पाकिस्तान में टोटल कमरे डाल के आपके पास 3 स्टार 55,000 कमरा भी नहीं है। क्या आप टूरिज्म को मजाक समझा हुआ है हमने कि जी 4 तस्वीरें दिखा दी और टूरिज्म हो गया। ठीक है, टूरिज्म एक सिस्टम है। मुझे प्लीज टाइम दे दिया करें, जब मेरे पास आते टाइम होता नहीं है मेरे पास। आखिरी मुझे बात करने दें यार। बात यह है, इंस्टेड के हम लोगों को कहें कि हमारी मदद करें, खुदा के वास्ते 4.8% जो हमारा अपना फॉरेस्ट है, क्या हम इसको यहां ही रोक लें? वरना मुझे बताएं कि 2 के बाद तो कहते हैं दुनिया खत्म हो जाए। बोलो 2% आ जाए ना तो हम सांस नहीं ले सकेंगे। वो कह रहे हैं ना बिलियन ट्री सुनामी लगाया था, पूरा जल गए थे सारे। आगे हम बढ़ते हैं जी। सजाद साहब आपकी तरफ आते हैं। सर सजाद साहब फरमाइएगा, यहाँ तो टूरिज्म को हमने डिटेल में डिस्कस किया कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की एक पूरा इकोसिस्टम है उसको डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके हम टूरिज्म के हवाले से बात कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा कंपैरिजन बनता नहीं है। सजाद साहब ये बताइएगा, दुनिया ने कुछ कमिटमेंट्स भी की थी जिनेवा में, 8 से लेके 11 अरब डॉलर्स तक। वो कमिटमेंट्स कब पूरी होंगी, क्यों पूरी नहीं हो रही, क्या वजह है पूरी ना होने की, क्या वजह है? दुनिया सीरियस नहीं ले रही क्लाइमेट चेंज को, और जो पाकिस्तान जिससे हर साल नबर्द आजमा होता है। गालबन उसमें से काफ़ी पैसे आए भी हैं। पिछली दफ़ा कोई कोट किया गया था कि कितनी रकम आई है पार्लियामेंट में, मुझे याद है। और कुछ कमिटमेंट्स जो हैं वो अभी मतलब रास्ते में हैं, कुछ पैसे आएंगे भी। लेकिन बात सिर्फ बाहर से पैसे आने की नहीं है। आपने अपना 1 साल में लाइफस्टाइल कैसे चेंज की, कितना चेंज किया है, या आपने उस फ्लड के बाद अपनी कैसे तैयारी की है, जैसे शनीला साहबा ने कहा, जैसे बाकी दोस्तों ने कहा। अभी ये जो एग्रीमेंट हुआ है नथिया गली में, मैं आपको बताऊं कि जो स्विस लैंडस्केप है ना, वो हमारे नॉर्थ के लैंडस्केप से काफ़ी उस आइडेंटिकली मिलता जुलता है। खास तौर पे गिजर वैली जो है, शंदूर से जब आप नीचे आते हैं, फंडर वैली और ये वो, उसको पाकिस्तान का उसका स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो उनसे हम सीख सकते हैं सारा कुछ। मतलब हमारे पास सिर्फ एक माउंटेन्स टूरिज़्म ही अकेला नहीं है, आपके पास तकरीबन 700-800 किलोमीटर का कोस्टल एरिया। कौन सी बीच आपने डेवलप की है? हमारे अपने लोगों के लिए कोई बीच नहीं है ख़ास ना। अच्छा, फिर हमारे पास सूफ़ी टूरिज़्म है, सिंध से लेकर यानी कि आप देखें नॉर्थ तक। फिर बुद्ध मत का टूरिज़्म है हमारे पास, हिंदू मत का टूरिज़्म है हमारे पास।
हमने अपनी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जब तक ठीक नहीं करेंगे, क्यों कोई आएगा पाकिस्तान को विजिट करने के लिए? ठीक है सिजाद साहब, आपकी बात ये से कंटिन्यू करवाएंगे, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाएंगे जनाब, ब्रेक से जब वापस आएंगे मौजू बड़ा सीरियस है, इस पे बात करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर जी वेलकम बैक। सिजाद साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा सर। हाँ, तो मैं बात कर रहा था यासर के जो पाकिस्तान के पास डाइवर्सिफाइड टूरिज़्म के वसाइल हैं इस वक्त, अगर उनको कोई एक्सप्लोर करे, मैं बता रहा था आपको कि कितने कले हैं जो कि कराची से लेकर आपके पास करदू तक और खंजराब तक हैं, उनमें से कितने हैं जो कि जहाँ पे लोग जा सकते हैं, उनकी हालत कैसी है। लाहौर का जो कला था उसको अगर यूनेस्को वो फंड ना करता इंटरनेशनल कोई डोनर, तो हम उसको भी रिकंस्ट्रक्ट ना कर पाते। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें जब तक खुद को तब्दील नहीं, हम खुद नहीं तब्दील करेंगे अपने आप को। हमने कितनी लेजिस्लेशन की, माफ़ कीजिएगा, पिछले 1 साल में ग्लेशियर्स के पिघलने से लेकर, जो कि कहा जाता है कि 10-15 मुकामात ऐसे हैं पाकिस्तान में कि जहाँ पे वो बॉम्ब्स की शक्ल में है ग्लेशियर्स, वो किसी वक्त भी जब फटेंगे तो पूरा वो अपनी स्ट्रीम्स, लोअर स्ट्रीम पे जो तबाही मचाएंगे वो तो अलग बात है, वो उस इलाके में जो तबाही मचाएंगे वो अलग कहानी। हमने उनकी मॉनिटरिंग का कोई निज़ाम नहीं बनाया, 1 साल पूरा गुजर गया है। उसके नीचे जो शनीला साहबा ने कहा कि क्या नई लेजिस्लेशन की है हमने कि दरियाओं के ऊपर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उसका कोई हमने पैरामीटर नया रखा है। हमारे जो नेशनल पार्क हैं, इवन आगा साहब इस मामले में काफ़ी इनकी रिसर्च है, जितने नेशनल पार्क हैं हमारे पास माउंटेन्स में, नीचे कलर कहार और नीचे सिंध तक, क्या उनकी निगरानी ठीक हो रही है?
तो बेसिकली हम बहुत जालिम और शफाक हैं टूवर्ड्स नेचर। हमारा जो रवैया है, हमारा जो अमूमी रवैया है वो बहुत बुरा है। जब तक बतौर कौम हमारी ओरिएंटेशन नहीं होती, हमारी स्टेट जो है वो नई लेजिस्लेशंस नहीं करती, उस पर सख्त सजाएं नहीं रखती, और हमारी स्टेट जब तक एफिशिएंट स्टेट नहीं होती, जैसे ताहिर नईम मलिक साहब ने कहा, और सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, जब खबरें यार ये जाएंगी सियालकोट में जो श्रीलंकन एक सुपरवाइज़र के साथ जो वाक़या हुआ था, या दासू में जो वाक़यात हुए थे, जब दुनिया में ये खबरें जाती हैं ना, तो आप कैसे इमेज अपना ठीक कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि इमेज अगर निशान मेरे फेस के ऊपर है तो मैं शीशा साफ करके तो अपना इमेज ठीक नहीं ना कर सकता। वो निशान जो पहले मेरे फेस पे, मुझे उसको साफ करने की ज़रूरत है। तो बतौर कौम, बतौर रियासत, बतौर फ़र्द के, सोसाइटी के, हम उन चैलेंजेस की तरफ देख ही नहीं रहे यार जो हमारे साथ। हम फिर एक फ्लड में जाएंगे, फिर रोए पीटेंगे, बहुत सारी फैमिलीज डूब जाएंगी, बहुत सारे घर डूब जाएंगे, हमारी ज़रात मुतासर होगी, और फिर हम दुनिया से कहेंगे हमारी मदद करें। भाई उससे पहले हमने एक वाक़या हो गया, उसके बाद हमने क्या तैयारी की है ये देखने की ज़रूरत है। बड़ी होशरुबा आपने बातें की हैं। एक फिक्रा मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने ई वीज़े की सहूलत शुरू की, पाकिस्तान में भी है, लेकिन उसकी टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस पर भी जो अरबाब इख्तियार हैं उन्हें तवज्जो करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। हमें दूसरे मौजू की जानिब बढ़ना है, और दूसरा मौजू कमोबेश इससे ही मुंसलिक हम कह सकते हैं। और मलिक साहब की मैं बात को आगे बढ़ाता हूं कि वीज़ा पाकिस्तान का जितना मुश्किल है ना, बाहर के लोग फॉरनर्स के लिए वीज़ा लेना जितना मुश्किल है, उसको भी हमें देखना चाहिए कि वो मुश्किलात हमने जो पिछले 10-15 साल में। सजाद साहब आपका पॉइंट आ गया सर। हमें दूसरे मौजू की जानिब बढ़ना है, वक्त कम है, और दूसरा मौजू हम बात करें पाकिस्तान के अंदर ज़रई इनकलाब के हवाले से। पाकिस्तान में जैसे आबादी बढ़ रही है तो ये सोच जो है परवान चढ़ रही है कि हमें अब पुराने जो तरीके हैं, जो दकियानूसी रवायती तरीके हैं, उनको हम ज़राअत के अंदर मज़ीद प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो पर एकड़ यील्ड है वो इंडिया के मुकाबले में भी कम है, वो अपने जो बाकी हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनके मुकाबले में कम है। कुछ डेटा मैं आपके सामने जो है वो पेश करता हूँ। 37% जी हमारी पॉपुलेशन ऐसी है जिसके अंदर खुराक की कमी है, जिसको मेल न्यूट्रिशन कहा जाता है। अगर हम इंपोर्ट के हवाले से देखें कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क होकर भी 15 से 20 बिलियन डॉलर्स हर साल उसकी अशिया खुरोनोश जो है वो इंपोर्ट करता है। इसके साथ साथ हम अगर मजीद आपको बताएं, जो डेटा सामने आ रहा है कि पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर की टुवर्ड्स जीडीपी, उसका जो परसेंटेज है दैट इज 25%, यानी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि SILC के ज़ेर एहतमाम जो नीचे ज़राअत के अंदर जो ज़रई इनकलाब लाया जा सकता है, उसे लिम्स का नाम दिया गया है, लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसके तहत एक ऐसा सेंट्रल या फोकल पॉइंट होगा जिसके तहत जो हमारी बंजर अराजी है पाकिस्तान के अंदर उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स लाई जाएंगी, कॉर्पोरेट फार्मिंग लाई जाएगी, जो मिडल मैन का रोल है उसको निकाला जाएगा, और IT और AI का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पर अपने पैनलिस्ट से बात कर लेंगे। पहला सवाल मुर्जा सोलंकी साहब सर आपसे होगा। लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह पाकिस्तान को ज़रई तौर पर खुद कफील बनाने की तरफ अहम कदम, क्या ये हदफ हासिल हो पाएगा? देखें, अगर हमारी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें ख़ास तौर पर जी, क्योंकि ज़राअत जो है वो हमारे आइन और कानून के मुताबिक एक वफाकी शोबा नहीं है, बल्कि ये सूबाई हुकूमतों के पास है। इसलिए जो ज़रई इनकम टैक्स है वो भी सूबे कलेक्ट करते हैं, जो कि न होने के बराबर है जी। आपने ठीक बताया कि तकरीबन 1/4 आपकी जो GDP है वो ज़राअत है। सबसे ज़्यादा जो लोग रोज़गार से वाबस्ता हैं पाकिस्तान में वो ज़रई शोबे से हैं। 350 अरब डॉलर की आपकी मईशत है, तो उसका 1/4 जो है वो ज़राअत पर है। लेकिन अभी तक बहुत सारे पूरे मुल्क में जो एक दकियानूसी तरीका जो है ज़राअत का वो अभी तक मौजूद है। लेकिन उसकी एक अहम वजह यह भी है कि हमारे पास जो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज़म जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, गैर हाजिर जो ज़मींदार हैं। तो मेरे ख़्याल में जहाँ जदीद तरीके अपनाने की ज़रूरत है
वहाँ ज़रूरी इस्लाहात की भी ज़रूरत है। भुट्टो साहब के ज़माने में हुए थे, उसके बाद जो है वो मामला ख़त्म हो गया। तो ये जो इस्लाहात का जो अमल है उसको भी करना पड़ेगा। और ये बात के जी कुछ गैर मुल्की सरमायाकारी भी आ रही है उसमें जी। उसकी गालिबन एक वजह यह भी है कि कुछ मुल्क जो हैं वो अपनी जो फूड सिक्योरिटी है उसको अपने मुल्क से बाहर कहीं उसको इंश्योर करना चाहते हैं। ठीक। हमारा जो इलाका है वो इस पूरे खित्ते के अंदर फूड बास्केट रहा है। ये जो सेंट्रल एशिया से जो फातहीन आते थे, ये जो अलेक्जेंडर द ग्रेट आते थे, जो ब्रिटिश आए, वो हमारी चमड़ी देखने के लिए या हमारी शक्ल देखने के लिए नहीं आए, इसलिए कि यहाँ पर जो फूड बास्केट थी। अब ये शर्म की बात है कि हमारी जो कपास है वो 40% कम हो गई है। अब हम कभी कभी जो है वो गंदम भी जो है वो रूस से या यूक्रेन से दरामद करते हैं सर। दालें हम दरामद करते हैं, खुर्दनी तूल तेल जो है वो दरामद करते हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मेरे ख्याल में ज़रूरत इस बात की है कि हम जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसको लाएं और इस्लाहात करें ताकि जो है वो हमारा मुल्क जो है वो खुद कफ़ील हो। हमारे पास ऐसी अजनास हैं जो दुनिया में और नहीं हैं। हमारे आम जो हैं वो दुनिया के बेहतरीन आमों में शुमार होते हैं, लेकिन हमने हाउसिंग सोसाइटीज़ बना के और सीमेंट के जंगल बनाकर उसको भी तबाह कर रहे हैं। तो हमें ज़राअत पर फोकस करना होगा, इनोवेशन लानी होगी, इन्वेस्टमेंट करनी होगी और इस्लाहात लानी होगी। ठीक है। श्रीला पार साहब, ये फरमाइएगा, ये कहा जा रहा है कि हमारे पास कुछ 44 लाख एकड़ ज़मीन ऐसी है जो बंजर पड़ी है, जैसे कि सर ने बताया इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। पंजाब में 8 लाख एकड़ है, सिंध में 13 लाख एकड़ है और 11 लाख एकड़ KPK के और 7 लाख एकड़ बलूचिस्तान में। बहुत बड़ा अपहिल टास्क नज़र आ रहा है। अगर ये इंटीग्रेट हो जाता है सिस्टम और ये इन प्लेस हो जाता है, जैसे कि वज़ीर आज़म ने भी और आर्मी चीफ ने भी इसका इफ्तिताह तो कर दिया है, इसके हमें फ्रूट्स क्या क्या मिलेंगे? हमारा एक स्मार्ट सिस्टम डेवलप हो जाएगा जिसकी तरफ सोलंकी साहब ने इशारा किया कि अब जो UAE है, ये जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं ज़्यादा बन रहे हैं, तो इनकी कैपेसिटी फूड बकेट को मज़ीद बढ़ाने की इतनी नहीं है, तो हम इसमें क्या काम कर सकते हैं? देखिए यासिर, एक तो जो हमारी पाकिस्तान स्टडीज थी ना, उसके अंदर हम पढ़ते रहते हैं हमेशा कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। तो जाहिर है वो 1960 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 30 साल तक रहा था, तो वो किताबों को हमने अपडेट नहीं किया, तो वही हम पढ़ते रहे कि ज़रूरी मुल्क है, नहरी निज़ाम जो है दुनिया का सबसे बेहतरीन है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हकीकत जो है हमारे सामने आती जा रही है। जो हमारा पिछला टॉपिक था उसी में हमने यही चीज़ डिस्कस की थी कि खुद हमने कैसे सबको तबाह कर दिया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अब ज़राअत की तरफ हम फोकस करना शुरू हो गए। और जो बजट अभी आया था उसके अंदर भी जो ज़राअत के लिए बजट रखा गया है 2250 बिलियन जो किसान के लिए पैकेज रखा गया, और जो सोलर ठीक है जी, और जो सोलर के लिए रखा गया कि 11 लाख के करीब जो ट्यूबवेल्स है उनको सोलर पे कन्वर्ट किया जाएगा, उसके लिए 30 बिलियन रखे गए। पानी की फराहमी और उसके इंतजाम के लिए भी 10 बिलियन रखे गए, और खाद के ऊपर सब्सिडीज देने के लिए भी 6 बिलियन जो थे वो रखे गए थे। अब आपने जो बात की जमीन की, देखें वो जो थर चोलिस्तान और इस टाइप की जो जमीन थी उसको काबिल काश्त बनाने के लिए जो अभी इनिशियल एस्टिमेट इनका वो ये कि 25 लाख एकड़ जमीन जो उसको काबिल काश्त बनाना है। अब इनका जो हुकूमत जो सोच रही है, जो उनका अंदाजा है कि जी इसके जरिए हम 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी करवाएंगे। सऊदी अरब के साथ उनके 50 करोड़ की जो डॉलर की सरमायाकारी मिलियन डॉलर्स की होगी चल रही है। और दूसरा ये कि जो बात कर रहे थे मुर्तज़ा सोलंकी साहब, जैसे बहरीन है, बहरीन कुछ भी खुद प्रोड्यूस नहीं करता, वो सारी दुनिया से वो मंगवा रहा होता है फ्रूट और ये अजनास वगैरह, सरी अजनास। तो अगर वो पाकिस्तान, जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि उनको ये हम इंसेंटिव दे रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करेंगे तो उस जहाँ पे जो फूड के अंदर सरमायाकारी करेंगे आप अपने मुल्क के अंदर वो जरिए अजनास लेके जा सकते हैं। आम की बात हो रही, मैं बहरीन गई हुई थी, वो कह रहे थे हम पूरी दुनिया से आम लेके आते हैं, लेकिन जो मजा पाकिस्तान के आम में वो कहीं पे भी नहीं है। तो जरूरत ये है कि इसकी एक तो जो कमेटी अब जो लिम्स इदारा बना दिया गया है, अल्लाह करे कि उसके ऊपर उसी तरह से काम, जिस तरह के इनके जिस तरह ये सोच रहे हैं कि जी इसको बड़ा हम जदीद खतूत के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, जो खेत है उनकी सैटेलाइट के जरिए मॉनिटरिंग होगी, ऐप बनाई जाएगी जिससे किसान को पता चलेगा कि किस जगह के ऊपर अब खाद की जरूरत है, किस जगह के ऊपर अगर फसल में कीड़ा लग रहा है तो उसको कैसे उससे बचाना है, जड़ी बूटियां उग रही हैं तो उनका कैसे तदारुक करना है। ये सारी चीजें पेपर के ऊपर तो बहुत अच्छी लग रही हैं, अगर इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो वाकई यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाएगा। हम खुद भी ज़रूरी तौर पे खुद कफील हो जाएंगे और उसके बाद हम जब दुनिया को बरामद करेंगे तो फिर
हम डॉलर, हमारा रेवेन्यू भी वो ज़रिए मुबादला बढ़ेगा, और जो 10 अरब डॉलर के जरिए अजनास हम दरामद करते हैं वो भी हमारी बचत होगी। और हमारा सबसे बड़ा मसला ही इस वक्त ज़रिए मुबादला है, तो जिस उसको जितना बचा सकेंगे वो हमारे लिए बेहतर होगा। आपने ज़रिए मुबादला के हवाले से बात की, एक तहकीक हुई, उसके मुताबिक ये बताया गया कि अगर पाकिस्तान में सही पोटेंशियल इसका इस्तेमाल किया जाए तो $25 बिलियन की हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, विच इज़ अ बिग नंबर। डॉक्टर साहब आपको इसमें इन्वॉल्व करते हैं। सर, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है चाइना, 1.4 अरब की उसकी आबादी है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हम यहाँ से आम भी एक्सपोर्ट करते हैं, हम यहाँ से चेरीज़ भी उनको एक्सपोर्ट करते हैं, और इसके साथ साथ जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी करते हैं। कितना बड़ा पोटेंशियल चाइना हमें बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर है, कि पाकिस्तान उनकी फूड बकेट बन जाए और उनको चीज़ें भेजे। गधों की खालें जो हैं वो भी एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है। बट एग्रीकल्चर के अंदर हमें मज़ीद क्या करना पड़ेगा कि जो इस तरह की कंट्रीज़ हैं जिनकी आबादी भी बढ़ गई है, इनकी ज़रूरियात भी बढ़ गई हैं, उनको हम बेनिफिट कर सकें और ख़ुद भी बेनिफिट अपने आप को कर सकें। इसके लिए ये करना होगा कि जिस तरह हमने यूरोपियन कम्युनिटी से GSP+ स्टेटस लिया और वो हमारी ट्रेड मिनिस्ट्री की, फॉरेन ऑफिस की बड़ी कामयाबी थी उस सतह पे, तो चाइना के साथ तजारत में भी कुछ रुकावटें, जिस तरह एक मारूफ जो हमारा सरकारी इदारा है उसको हलाल मीट की एक्सपोर्ट के वाले से वहाँ जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो इस तरह फेवरेबल नहीं है कि आप चाइना की चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन उस मार्केट में अपनी चीज़ें बेचने के लिए हमें आला सफारती जो काविशें हैं उनको करना होगा। और यकीनन जिस तरह आप बता रहे हैं, और चाइना बहुत बड़ी ना सिर्फ मार्केट है बल्कि साउथ ईस्ट एशिया भी बहुत बड़ी मार्केट है। तो इस वक्त तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो चाइना के फेवर में, लेकिन हम अगर अपना जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, चीन के साथ तजारत है, 5% भी उसको इंक्रीज़ करते हैं तो वो पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी मुश्किलात हैं और तजारत का हजम है उसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। और उसमें ऐसे एरियाज़ हैं जैसे मैंने बताया कि हलाल मीट वहाँ वो, हालांकि आप देखिए इंडिया और चाइना की आपस में चपकलिश रहती है। इंडिया रेड चिलीज चाइना को एक्सपोर्ट करता है, हम नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, और इसके ऊपर हमें रवायती के अलावा गैर रवायती चीज़ें वहाँ करनी होगी। एम्बेसियों के अंदर हमें एग्रीकल्चर ट्रेड मिनिस्टर जो है उसकी जॉब्स क्रिएट करनी होंगी पोजीशन। तो जो मुतहरिक सफारतकारी के ज़रिए, इनिशिएटिव के ज़रिए ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन चाइना से हम ये भी सीख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तजावीज़ है, लेकिन इसके लिए दुनिया की, ये जदीद दुनिया की तारीख बताती है कि ज़रई इस्लाहात के बगैर, लैंड रिफॉर्म्स के बगैर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकती। रूस में, इंडिया में, चीन में, मैक्सिको में, ईरान में लैंड रिफॉर्म्स हुई, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ वफाकी शरी अदालत के एक बेंच ने इसको खिलाफ गैर शरी करार दिया। उसकी वजह से ये ज़मीन जो बेज़मीन हारी हैं, जो काश्तकारी का तजर्बा रखते हैं कई सदियों से, जब वो उनको आप ओनरशिप देंगे कम्यून्स की शक्ल में, कलेक्टिव फार्म्स की शक्ल में, तो उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। और तीसरा इसमें जो पहलू है कि हर चीज़ का, सीमेंट का, सरिये का, शुगर का और टेक्सटाइल का रेट जो है उसके मालकान मुकर्रर करते हैं, लेकिन किसान अपनी प्रोडक्ट का रेट मुकर्रर नहीं कर सकता। अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारे खिते में ज़ाती ज़मीन, ज़ाती मिल्कियत जो है ज़मीन की, उसका कोई तस्वर नहीं था। ये अंग्रेज़ यहाँ पर जो यूरोपी जागीरदारी निज़ाम उन्होंने यहाँ पर मुसलत किया, इससे पहले कैपिटलिज्म का एक शासन है, लैंड एलियनेशन एक्ट जो का जिक्र कर रहे हैं सलंगी साहब, तो इसमें हमें रिफॉर्म्स में ये चीज़ें भी शामिल करनी होंगी कि क्या वजह है। और दूसरा इसमें अच्छी खुशाइन जो बात है कि चोलिस्तान का जो एरिया है और एक बहुत बड़ा जो हमारे पास डेजर्ट है, वहाँ टर्बाइंस के ज़रिए और गैर रवायती तरीके से पानी पहुँचाया गया है। तो उस जगह के जो मैं वो फिगर देख रहा था, वहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत इजाफा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के मैयर्स कर लेके तो ड्रिप इरिगेशन भी आ गई है, यानी कम से कम पानी जो है इस्तेमाल होता है। डॉक्टर साहब एक और बात भी ज़रा बता दीजिएगा चलते चलते, आप तो मोहल्ले में ये बताइएगा यूनिवर्सिटियों के अंदर इस पर कितनी तहकीक पे काम होता है, और हमारा जो यूथ है उसका कितना रुझान इस तरफ है, और हमारा जो मोहल्ले में वो कितना ये इस बात पे एडवोकेट करता है कि आप एग्रीकल्चर की तरफ आएँ। यूथ जो हमारा बल्ज है उसका ज़बरदस्त इसके अंदर पोटेंशियल है, वो कमा भी सकता है और उसके साथ वो खुशहाल भी हो सकता है, क्योंकि IT का इसमें इस्तेमाल होगा लिम्स के अंदर। बताइएगा जी। 60s में ऐसा था कि USAID और इन इदारों के तावन से फैसलाबाद में ज़रई यूनिवर्सिटी बनी, फिर NARC इदारा कायम हुआ, PARC हुआ, और पिछली गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग नून ने, पंजाब गवर्नमेंट ने जो एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट से उनको ऐसी ज़मीनें दी सरकारी जो एग्रीकल्चर के अंदर महारत रखते थे, जिनके पास डिग्री तो पर एकड़ ये क्यों नहीं बढ़ी हमारी?
तो पारिकल यील्ड न बढ़ने की वजूहत ये भी हैं कि किसान को मिडल मैन लोन देता है और फिर एक्सप्लॉइट करता है। अभी जो स्मार्टफोन वाला है, हम एक तरफ लैपटॉप दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, बहुत अच्छी स्कीम है, तो हमें ऐसे ही स्मार्टफोन किसानों को भी देने चाहिए, बीज के लिए कर्जे भी देने चाहिए, ट्रैक्टर के लिए भी कर्ज, ऐसे एग्रीकल्चरल बैंक हो कि जहाँ एक्सप्लॉयटेशन जो है साहूकारों की और इन लोगों की कम हो, गवर्नमेंट उनको लोन दे, इंटरेस्ट फ्री लोन हो या कम शरह पे लोन हो, तो उस चंगल से हमें रिफॉर्म्स के लिए जो किसान है जो एक्सप्लॉइट हो रहा है, इस्तेसाल का शिकार, डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। मुझे साहब आपको इस पे इन्वॉल्व करना, ये फरमाइएगा कि मैं एक रिसर्च देख रहा था जिसमें चाइना ने 770 मिलियन लोग गुर्बत से निकाले, यही लैंड रिफॉर्म्स या लिम्स के जरिए। यूएस ने भी तरक्की हासिल की और कनाडा ने भी भरपूर जो है प्रोडक्शन हासिल की। तो ये कॉर्पोरेट फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट है, ये कितना मुफीद है, और इसके आने से जो अर्बनाइजेशन है, यानी हर गांव के एक बच्चे का ख्वाब होता है कि जी उसने जाके शहर में घर बनाना है, शहर में नौकरी करनी है, वो कितना रुक जाएगा? देखिए, आप देखें, हम बार बार ये कह रहे हैं, कई प्रोग्राम से हमने बात की है कि जो यूक्रेन है वो पूरे यूरोप की बास्केट है, खासकर वीट की, बल्कि हम भी लेते रहे, और दूसरा रशिया वीट की बास्केट है। ये सारा का सारा जो ये बास्केट्स बनी थी, ये लैंड रिफॉर्म्स ही से बनी थी। जो कलेक्टिव फॉर्म्स इनिशिएटिव था, ये उसी से बनी थी, जिसको आज तक दुनिया जिसे खा रही है। तो कलेक्टिव फॉर्म्स में तो आपको यानी कि रिजल्ट इमीडिएट मिलते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट तरीन बात अभी मलक साहब ने की है, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान में कलेक्टिव फॉर्म्स उस तरह बन सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लैंड कॉर्पोरेट फार्मिंग तो हो सकती है ना सर? कॉर्पोरेट फार्मिंग उन्हीं एरिया में हो सकेगी जो कि खाली पड़े हुए हैं, लेकिन तो ये खाली एरिया है ना सारे? उसमें भी बताऊं, आपका पानी जो है जी 44% आपका पानी कम हो चुका है आपके दरियाओं के सिस्टम में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत हाईली अप्रिशिएट करूंगा इस बात के ऊपर, और ये क्रेडिट जाता है मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर, कि जो हमारा इंडस ट्रीटी का प्रॉब्लम है, जिसके खिलाफ यानी कि पाकिस्तान 2016 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में ही गया था इंटरनेशनल कोर्ट में, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी बात मानी गई है। और 2016 के बाद फिर ये जो गवर्नमेंट आई PMLN की, इन्होंने फिर पुश किया, और अब हम आर्बिट्रेशन में यानी कि हमारे मुताबिक होगी। कम टू द पॉइंट, आपको पानी चाहिए। यहाँ पे आप कोई लैंड खाली पड़ी होगी, बिल्कुल वीरान पड़ी होगी, 200 साल से वहां बंदा कोई नहीं आया होगा, आप वहां पे पता नहीं होगा कि किसकी है, लेकिन जैसे वहां पे हाउसिंग सोसाइटी शुरू होगी, वो रातों रात बंदे आ जाएंगे जी हमें लैंड बेचनी है। लेकिन अगर आप कलेक्टिव फार्मिंग के लिए जाएंगे तो वो कोई भी नहीं आएगा आपके पास। देखिए, ये हकीकतें हैं, हमें बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की उन्होंने बात की जो कि US फंडेड थी, उसके बाद हमने क्या काम किया इसके ऊपर, हमारे कितनी रिसर्च की है हमने, हमारे पास टोटल PhD कितने हैं, बिल्कुल सही बात है। देखना पड़ेगा। आइडिया इज वेरी गुड, मैं प्रैग्मेटिक हूं, मैं बहुत अच्छा हुआ है, ये होना चाहिए, लेकिन आपको फिर लॉज में भी चेंजेस करनी पड़ेंगी। और आपको जो काम किया था रशिया ने, कि जो भी लैंड उनका ख्याल था कि ये उगा सकती है, वो उन्होंने रातों रात उसको ले लिया था उस आदमी से, और फिर 4 आदमियों में बांट दिया था कि तुम उगाओ, क्योंकि मकसद सिर्फ उसको देना नहीं था, मकसद है कि रोटी सिस्टम में लेकर आना। हम यहाँ ना तो अपनी ज़मीनों पे खुद काम करते हैं, 40 साल खाली पड़ा हुआ है, लोगों ने अपने 100 मरबे अलॉट कराई हुई है, नाम ना ही ले तो बेहतर है, जिन्होंने अलॉट कराई है खाली पड़े हुए, काम ही कोई नहीं किया उन्होंने, 25-25 साल से खाली पड़ी हुई है, एक नस्ल ने दूसरी नस्ल को दे दी। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। सिजाद साहब, मैं आपको इस पे इन्वॉल्व करूंगा। ये फरमाइएगा, अगर कॉर्पोरेट फार्मिंग हो जाती है, लीज पे बड़ी बड़ी कंपनीज को ये बंजर ज़मीनें दे दी जाती हैं, इससे पाकिस्तान का जो रेवेन्यू, जिसकी तरफ अक्सर मुर्तज़ा सोलंकी साहब इशारा करते हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम हमारी कितनी बेहतर होगी, क्योंकि कॉर्पोरेट कंपनियां उन्होंने तो पे करना ही करना है, और दूसरा हमारी FDI कितनी आ सकती है, और तीसरी जो बात है वो लाजमी बता दीजिएगा कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, फूड सिक्योरिटी का बेहतर होना कितना जरूरी है। बज़ाहिर ये बड़ा एक प्रॉमिसिंग आइडिया है, और मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, लेकिन हमें कुछ ये भी सीखना चाहिए ना कि इंडिया में आज से 20 साल पहले कॉर्पोरेट फार्मिंग हुई है, वहाँ पेप्सी समेत बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों को बहुत सारे एरियाज़ दिए गए हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये आए कि वो जो वहाँ का फार्मर था, उन्होंने ख़ुदकुशियाँ करनी शुरू कर दी थी।
वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी उन्हीं फॉर्म्स तक महदूद थी, और बाकी और बहुत सारे जो फील्ड वर्कर थे वो तो जॉबलेस हो गए थे। और जो किसान, मैं आपको बताऊं कि जो अभी सोलंकी साहब ने कहा था ना कि जो एब्सेंट ज़िम्मेदार हैं वो हमारी तरफ तो बहुत कम हैं, लेकिन आप अगर ईस्टर्न पंजाब की बात करें तो वो सारा कनाडा में शिफ्ट हो चुका है वहाँ का ज़िम्मेदार। और वो बिहार और आसाम के जो लोग हैं वो मज़दूर, किसान मज़दूर हैं जो उनके खेतों में आके खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद 2 दरिया उनके पास गए हैं, सतलुज और रावी, रिवर इंडस सिस्टम के, और 3 दरिया आपके पास हैं, इंडस, झेलम और चिनाब। उन्होंने 2 दरियाओं का पानी जितनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है पिछले 70 सालों में, आपने इन 3 दरियाओं का पानी यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से ज़ाया किया है। उनके आप ईस्टर्न पंजाब में जाएं, हर खाला और हर छोटी नहर और हर जो उनका स्ट्रीम है उसके वो लाइनिंग हुई है, उसकी ना पक्की लाइनिंग हुई है। वहाँ पे पर यील्ड पैदावार ज़्यादा है। वहाँ पे आज भी मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ 30 किलोमीटर का फासला है लाहौर से परली तरफ, और सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ ज़मीन अगर आज भी है इस रीजन में तो वो ये शेखुपुरा बेल्ट है, वो फैसलाबाद बेल्ट है, और जंग वाली ये जो चिनाब और खासतौर पे रावी के दरमियान ड्रॉ कर लिया, हम चीजें बहुत ज़्यादा पैदावार नहीं ले सके। होने की जरूरत है। सजाद साहब जी, आपका सर पॉइंट आ गया सर। आई हैव टू वाइंड अप जी। मुझे शुक्रिया अदा करना है मुर्तज़ा सोलंकी साहब का, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब का, शनीला अमार साहबा का, आगा इकरार हारून साहब का और सज्जाद अनवर साहब का। आपने आज के दोनों मौज़ूआत को बड़े ज़बरदस्त तरीके से जनाब समेटा। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।